आप सभी का पुनः स्वागत है सामान्य हिंदी व्याकरण के इस सफ़र में। आज का हमारा विषय है भाषा। इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले आइए भाषा की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक इकाई है और एक समाज मनुष्यों से ही बनता है। इस समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचारों, भावनाओं, संदेशों, सूचनाओं, इन सभी की अभिव्यक्ति करने के लिए एक मनुष्य को भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब यह भाषा सांकेतिक भी हो सकती है, व्यवस्थित ध्वनियों के रूप में भी हो सकती है, शब्दों के रूप में या वाक्यों के रूप में प्रयुक्त होने वाली कोई मानक भाषा भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरे व्यक्ति के भाव और विचारों को भी समझ पाते हैं। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और अपनी महान परंपराओं को जान और समझ पाते हैं। तो आइए इस सफ़र में भाषा के बारे में और विस्तार से जानते हैं और आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि आप सफ़र के अंत तक जुड़े रहेंगे। आइए अब समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको अवगत कराया है कि मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति बोलकर, लिखकर, पढ़कर या सुनकर ही कर पाता है और इन सभी को व्यक्त करने के लिए वो एक माध्यम का प्रयोग करता है और वह है भाषा। अब हम जानते हैं कि भाषा शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। भाषा शब्द का जो निर्माण है वो संस्कृत की भाष धातु से हुआ है और भाष का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। आइए अब हम समझते हैं संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। तो कोई भी कम्युनिकेशन में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के भावों और विचारों को का आदान प्रदान करता है और एक दूसरे को समझता है। तो हम कह सकते हैं कि संप्रेषण का आधार ही भाषा है और संप्रेषण, एक सफल संप्रेषण एक भाषा के बिना अधूरा है। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझते हैं जो भाषा के लिए कुछ विद्वानों ने दी है। पहली जो परिभाषा है वो पतंजलि द्वारा दी गई है, जिनके अनुसार व्यक्तावाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाच्य है, जिसका अर्थ है कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे ही भाषा कहते हैं। यानी जिसमें हम वर्ण चिन्हों का प्रयोग करते हैं ऐसी वाणी ही भाषा कहलाती है, ऐसा पतंजलि द्वारा कहा गया है। दूसरी जो परिभाषा है वो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा दी गई है, जिसके अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। आइए अब हम पढ़ते हैं भाषा की कुछ विशेषताएं। सबसे पहला है भाषा परिवर्तनशील है। यानी हम कह सकते हैं जैसे एक नदी जो है धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं भाषा भी किसी देश, काल या सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप को बदल लेती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक भाषा परिवर्तनशील होती है, जिसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है संवादात्मक, यानी कि एक भाषा जो है वो संवादात्मक होती है। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक इकाई है और सामाजिक संपर्क के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। यानी एक संवाद पूरा करने के लिए भाषा का होना अनिवार्य है, इसीलिए भाषा संवादात्मक है।
तीसरा है भाषा क्षेत्रीय सीमा से सीमित है, यानी भाषा की जो है क्षेत्रीय सीमाएं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे विश्व की कोई एक भाषा हो। पूरे विश्व में इतने सारे देश हैं, प्रदेश हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक भाषा जो है क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उनसे बंधी हुई है। अगली जो विशेषता है वो है गतिशील, यानी भाषा जो है वो हमेशा गतिशील होती है। जैसे एक नदी हमेशा बहती रहती है, चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, उसी प्रकार एक भाषा का जो विकास है वो भी हमेशा चलता रहता है। एक गति उसमें हमेशा देखने को मिलती है, इसीलिए भाषा गतिशील है। अगली विशेषता है कि एक भाषा हमेशा मनुष्य से ही संबंधित होती है। कहने को तो हमने जितने भी पशु पक्षी हैं उनको ऐसा लगता है कि वो संप्रेषण करते हैं, यानी कम्युनिकेट करते हैं, किसी ना किसी वो मूक भाषा का या अपना संकेतों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भाषा का उपयोग होता है तो उसका संबंध हमेशा मनुष्यों से ही होता है, क्योंकि भाषा कुछ नियमों से जुड़ी होती है और वो नियम केवल मनुष्यों के संप्रेषण में ही उपयोग होते हैं। अगली जो विशेषता है वो है निश्चित व्यवस्था। ऐसा देखने को मिला है कि एक भाषा में निश्चित व्यवस्था होती है। एक ध्वनि से लेके वर्ण तक या कह सकते हैं वाक्य तक हमेशा इसमें एक निश्चित व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें कि यह सड़क सीधी जाती है, ऐसा वाक्य अगर मैंने बोला तो इसको हम सड़क सीधी जाती यह है इस प्रकार से नहीं बोल सकते। तो यानी भाषा में जितनी भी चीज़ें हैं, शब्द हो, विचार, वाक्य हो, उनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, उनको उसी रूप में लिखना होता है। तो निश्चित व्यवस्था भी नियमों से बंधे होने के कारण ही देखने को मिलती है और ऐसा हर एक भाषा में है। अगली विशेषता है प्रतीकात्मक। हमें पता है कि भाषा जो है चाहे वो सांकेतिक हो या मौखिक हो, लिखित हो, किसी भी प्रकार की हो, उसमें हमेशा किसी न किसी प्रतीक का प्रयोग होता है। अगर वो सांकेतिक है तो एक सांकेतिक प्रतीक उपयोग किया जाता है। अगर वो लिखित है तो उसमें कुछ लिखित चिन्हों का उपयोग किया जाता है जो प्रतीक के रूप में प्रयोग होता है। और अगली विशेषता है सांस्कृतिक, यानी संस्कृति से जुड़ी हुई है हमारी भाषा। कैसे? जैसे एक संस्कृति का विकास और पतन समाज से जुड़ा है और समाज से हमारी भाषा जुड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि यदि एक संस्कृति का विकास और पतन होता है तो भाषा का विकास और पतन भी उसके साथ ही होना संभव है। तो ये कुछ भाषा की विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ते हैं भाषा के भेद। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी जब हम अपनी बातों को बोलकर कहते हैं तब वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे एक शब्द देखिए, सकल। सकल एक शब्द है, तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये शब्द, ये भाषा का लिखित रूप है, और जो आपको सुनाई दे रहा है सकल, वो भाषा का मौखिक रूप है। तो सामान्य तो यही देखने को मिलता है कि हम आम भाषा में, जो है आम बातचीत की भाषा में, मौखिक भाषा का ही प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। और इससे ये देखने को मिलता है कि ये प्रयत्न पूर्वक सीखने की इसे आवश्यकता नहीं होती। यानी एक मौखिक भाषा को प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म से ही हम अपने परिवार और समाज के संपर्क में आके इसको स्वाभाविक रूप से ही सीख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा का मौखिक रूप है वो तो स्वाभाविक रूप से ही सीखा जाता है, जबकि लिखित भाषा जो है वर्तनी से जुड़ी है, उसके कुछ नियमों से वो बंधी हुई होती है,
इसीलिए उसके शुद्ध वर्तनी और एक शुद्ध उच्चारण के लिए उसे प्रयत्नपूर्वक सीखा जाता है। साहित्यिक भाषा की जहाँ तक बात है, साहित्यिक भाषा के लिए हमें भाषा का लिखित रूप प्रयोग करना पड़ता है और यह जानना ज़रूरी है कि लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए एक भाषा को लिपि की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि लिपि क्या है। तो किसी भी भाषा को लिखने की विधि उस भाषा की लिपि कहलाती है। हर एक भाषा को लिखने का एक तरीका होता है और वो तरीका आपने देखा भी होगा, कुछ भाषाएं दाएं से बाएं लिखी जाती है, कुछ बाएं से दाएं, कुछ ऊपर से नीचे। इस प्रकार की विधि, साथ ही कुछ चिन्हों का उपयोग हम एक भाषा के लिखित रूप में करते हैं। तो ये विधि प्लस ये चिन्ह, ये एक साथ उस भाषा की लिपि कहलाती है। अगला हमारे पास है लिपि चिन्ह। जैसे देवनागरी लिपि, आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और उस लिपि के लिपि चिन्ह फिक्स है। अब वो चिन्ह कौन से हैं? जैसे स्वर है हमारे ए, आ, ई, ये सब हमारे स्वर कहलाते हैं और व्यंजन है क, ख, ग, ये सब हमारे व्यंजन हैं। तो ये सभी देवनागरी लिपि के लिपि चिन्ह कहलाते हैं, जिसके माध्यम से हम एक भाषा को लिखित रूप में दर्शा पाते हैं या लिख पाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश जो लैंग्वेज है, हमारी अंग्रेजी जो भाषा है, उसकी जो लिपि है वो लैटिन मानी जाती है और उसके जो लिपि चिन्ह है वो है A to Z जो हम यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स A, B, C, ये सारे हमारे इंग्लिश के लिपि चिन्ह कहलाते हैं। इसी प्रकार हर भाषा के अपने अपने लिपि चिन्ह होते हैं, जिसके माध्यम से उसको लिखित रूप में व्यक्त करने में सहायता होती है। आइए अब लिपि के विकास या प्रकारों पे एक नज़र डालते हैं। तो लिपि के विकास के जो मुख्यतः हमें कई अवस्थाएं पाई गई हैं। जो सबसे पहले अवस्था देखने को मिलती है वो है चित्रलिपि। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें चित्रों को चिन्हों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो चित्रलिपि की जो विशेषता है वो यह है कि इसमें ध्वनि प्रकट करने वाले जो अक्षर होते हैं उनको उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्रों यानी डायग्राम्स का यूज़ किया जाता है। तो चित्रलिपि के कुछ उदाहरण जो देखने को मिलते हैं वो है चीनी लिपि और प्राचीन मिस्र जो लिपि रही है। इसके अलावा भारत में भी मध्य प्रदेश के भीमबेटका की जो जहाँ पर गुफाएं मिलती हैं वहाँ चित्रलिपि के अवशेष देखने को मिलते हैं। दूसरा है हमारा प्रतीक लिपि। वैसे तो बहुत सारे विद्वान इसको एक अलग अवस्था नहीं मानते हैं, सब इसे चित्रलिपि के समान ही समझते हैं। इसमें और चित्रलिपि में थोड़ा सा ही फर्क है, वो ये है कि जो प्रतीक लिपि है वो संकेतात्मक थी, यानी इसमें चित्र तो थे ही, साथ ही कुछ संकेतों का उपयोग भी होता था। तीसरी जो अवस्था पाई गई है वो है भावलिपि। भावलिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें भावों का प्रतिनिधित्व होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चिन्ह कोई भी हो, एक चित्र को देख के भाव को समझना, चाहे भाषा कोई भी हो, बहुत आसान होता है। जैसे दुनिया भर में इतनी सारी भाषाएं हैं, परंतु जो हमारे भाव है, हंसना, रोना, गुस्सा करना, इस प्रकार के जो भाव हैं, वो भाषा कोई भी हो, उस भाव को समझना आसान होता है। तो भावलिपि भावों से जुड़ी थी और इसमें भाव ही प्रतिनिधित्व करते थे। अगली जो है हमारी वो है ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि में मौखिक ध्वनियाँ हम कह सकते हैं वो प्रतिनिधित्व करती थी, यानी बोलकर अपनी बात को कहना, बोलने में जो ध्वनियाँ प्रयोग होती थी वो प्रतिनिधित्व करती थी, यानी लिखने पे ज़्यादा ना फोकस होके
बोलने पे ज़्यादा होता था, मौखिक रूप पे। अगली है हमारी वर्णात्मक लिपि। वर्णात्मक लिपि में वर्णों का प्रयोग होता था। लिपि चिन्ह में वर्णों का प्रयोग होता था। वर्ण हम जानते ही हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण होता है और वर्णों के माध्यम से ही भाषा को लिखा जाता है। जो स्वर और व्यंजन है हमारे, वो वर्ण ही कहलाते हैं। और जब वर्णों का उपयोग लिपि चिन्हों के रूप में होता है तो ऐसी लिपि वर्णात्मक लिपि कहलाती है। और सबसे आखिरी जो है वो है अक्षरात्मक लिपि, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्णात्मक लिपि का ही विकसित रूप है, जिसमें स्वर और व्यंजनों को एक साथ प्रयोग करके अक्षर को चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी कुछ लिपि की अवस्थाएं रही हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि भाषा और लिपि कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। तो पहली जो चीज़ है समझने की, जो हमें ज़रूरत है, वो ये है कि भाषा और लिपि का एक दूसरे से संबंध तो है, परंतु ये एक नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाषा एक भाव और विचार को प्रकट करती है, जबकि लिपि जो है उस भाव और विचार को लिखने का तरीका है। वह भाव और विचार को प्रकट ना करके उसका लिखित रूप है। दूसरा, एक ही भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक भाषा की अलग अलग लिपि होती है और वो फिक्स होती है, यानी एक भाषा की एक ही लिपि हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक भाषा को एक से अधिक लिपि में लिखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो पंजाबी भाषा है उसको दो लिपियों में लिखा जा सकता है, एक गुरुमुखी और एक शाहमुखी। इन दोनों ही लिपियों में पंजाबी भाषा को लिखा जा सकता है। एक और उदाहरण अगर हम देखें, मान लीजिए हमें हिंदी शब्द को लिखना है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी ऐसे लिखा जाएगा और रोमन जो कि अंग्रेजी भाषा की लिपि है उसे हिंदी ऐसे लिखा जाएगा। तो फर्क सिर्फ लिपि चिन्हों का है, तो लेकिन भाषा वही है। बोलना यानी जो मौखिक रूप है दोनों का वो समान है, लिखित में ही अंतर है। अगला कि दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है, यानी ऊपर जो वाक्य हमने पढ़ा है उसी का उल्टा ये कह रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, इन चारों ही भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। चारों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ही भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है और दो या अधिक भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। अगला हम पढ़ते हैं बोली और भाषा में क्या अंतर है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोली के बारे में। बोली मतलब एक सामान्य बोलचाल की भाषा, यानी जो भी हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उसे बोली कहते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि एक बोली का ना तो कोई व्याकरण होता है, ना ही उसका कोई स्थायी रूप होता है, ना ही वह साहित्य अर्जन का आधार होता है और ना ही वह लंबे समय तक जीवित रह पाती है। भाषा का ऐसा रूप बोली कहलाता है। अगला हम देखते हैं उपभाषा। जब एक बोली में कुछ समय के बाद विकास होने के कारण साहित्य की रचना होने लगती है तो ऐसी बोली उपभाषा का रूप लेने लगती है, जिसमें समय के साथ व्याकरण के कुछ नियम जो शुरू हो जाते हैं और जिसमें साहित्य की रचनाएं संभव होने लग जाती हैं। बोली का ऐसा रूप उपभाषा कहलाता है। और सबसे आखिरी है भाषा। जब एक उपभाषा लंबे समय तक विकास प्रक्रिया से होकर गुजरती है तो परिणाम के रूप में हमें एक मानक भाषा उपलब्ध होती है।
जिसका एक विस्तृत व्याकरण होता है, जिसमें साहित्य का निर्माण हो सकता है और वह लंबे समय तक रह पाते हैं, यानी वो दीर्घजीवी हो सकती है। तो बोली, उपभाषा और भाषा में यही अंतर है कि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, उसमें कोई साहित्य नहीं होता, वो सिर्फ नॉर्मल हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है। जब उसमें धीरे धीरे समय के साथ थोड़ा सा व्याकरण के नियम ऐड होने शुरू हो जाते हैं या साहित्य का निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो वो उपभाषा का रूप ले लेता है। और धीरे धीरे जब वो उपभाषा लंबे समय के साथ विकसित होते होते उसमें एक सुव्यवस्थित, हम कह सकते हैं, व्याकरण का निर्माण होने लगता है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, वो और अधिक सटीक रूप ले लेती है, तो ऐसी उपभाषा भाषा कहलाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि एक भाषा समय के साथ धीरे धीरे अपने शास्त्रीय स्वरूप को खो दे, यानी उसका अगर साहित्य सृजन समाप्त होने लगे वो और संकीर्ण होने लगे, या फिर कह सकते हैं कि वो एक और छोटे क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाए, तो ऐसी भाषा धीरे धीरे उपभाषा और फिर और समय के साथ बोली का रूप धारण कर लेती है। तो यानी ये तीनों ही से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आज के अध्याय में इतना ही। आइए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। पहला, भाषा की परिभाषा। दूसरा, भाषा की विशेषताएं। तीसरा, भाषा के भेद। चौथा, लिपि और लिपि का विकास, उसकी कुछ अवस्थाएं। पांचवा, भाषा और लिपि में संबंध। और आखिरी जो हमने विषय वस्तु सीखी है वो है बोली, उपभाषा और भाषा में क्या अंतर है। तो आज के अध्याय में इतना ही। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें हम हिंदी भाषा को और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।